वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम 11 साइंस जो है बायोलॉजी वो पूरा ख़त्म करेंगे सिर्फ 6 या 7 घंटे में, और 12 साइंस का जो बायोलॉजी है पूरा बायोलॉजी बराबर उसका रिवीजन हम करेंगे 8 से 10 घंटे में। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या है? देखो, हमने पहले देखा था जो पहला चैप्टर था उसमें कि ग्रोथ का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक बार जो बढ़ गया वो बढ़ गया, ठीक है। और प्लांट का रूट ग्रोथ जो है वो हमें पता है कि वो कभी भी जो आपका है वो रुकता नहीं है। तो ग्रोथ इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? इट इज डिफाइंड एज अ परमानेंट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और एन इंडिविजुअल सेल्स। माने यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं है, ये टोटल जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। एक बार ग्रोथ हो गया माने हो गया। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट ग्रोथ इज इट इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है ये फिक्स नहीं है, ये चलता रहता है। सेकेंड थिंग, इट इज मेजरेबल। आप उसको मेजर कर सकते हो। कैसे? कि जो प्लांट की हाइट बढ़ती है तो आपको पता चल जाता है कि प्लांट ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ इन्वॉल्व्स द 3 phases. One is a meristematic phase, second is elongation phase and third is maturation phase. देखो, जितने भी आपके नए सेल्स बनेंगे वो कौन बनाएगा? मेरिस्टेमेटिक जो फेज में टिश्यूज है वो बनाएंगे। फिर वो जो सेल है वो फिर थोड़ा से अपना ग्रोथ करेंगे और बाद में वो बाइफरकेट हो गए उसके पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो उसको बोलेंगे हम मैच्योरेशन। तो ग्रोथ रेट इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। देखो, जहां पे भी रेट वर्ड आता है ना, एक बात समझ लो कि रेट वर्ड का मतलब यही होता है कि आपके टाइम के अगेंस्ट में वो कितना करता है। क्लियर? तो आपका जो ग्रोथ रेट जो है इट इज डिफाइंड एज ए इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ ग्रोथ में बी एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। अब समझो ये एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक का डिफरेंस समझो। एरिथमेटिक जो है वो लीनियर है, सीनियर एक सीधा लाइन जाता है ऊपर की तरफ। वो ये एरिथमेटिक ग्रोथ तभी पॉसिबल है जबकि आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। बट हमें पता है कि बायोस्फीयर में कभी भी रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं होते। जैसे जैसे आपका नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हो जाएगा। क्लियर? तो एरिथमेटिक ग्रोथ रेट जो है उसको हम बताएंगे LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, जहां पे LT जो है वो आपका लेंथ एट टाइम t, जब हमने पहले देखा था अभी देख रहे हैं तब का है। L0 जो है दैट इज द लेंथ ऑफ एट ए टाइम 0, जहां से हमने शुरू किया था, और R जो है वो आपका ग्रोथ रेट है। जियोमेट्रिक ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड एज ए W0 e raised to RT। देखो, ये जो आपका जियोमेट्रिक फेज है वहां पे क्या होता है, इनिशियल जो है वो थोड़ा सा धीरे से कम बढ़ेगा, फिर एक अचानक से शूट आउट होगा, एक सर्टन नंबर पे जाके फिर से वो सीधा हो जाएगा। तो ये एस शेप कर्व है जिसको हम सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। क्लियर? और इसका आपका जो इक्वेशन है वो है LT इज इक्वल टू W0 e raised to RT, जहां पे W1 जो है वो आपका फाइनल साइज है, या तो WT जो है वो फाइनल साइज है, आपका O जो है वो इनिशियल WO जो है वो इनिशियल साइज है, R है आपका ग्रोथ रेट है, और टाइम जो है वह T इज इक्वल टाइम ऑफ ग्रोथ है, कितने समय में, और E जो है दैट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। क्लियर? सो द एक्चुअल इंक्रीज in the size of an individual or a population per unit time under known or specific condition is called absolute growth rate। Clear? एक पर्टिकुलर टाइम पे या तो फिर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो ग्रोथ होता है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम्स पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे रिलेटिव ग्रोथ। नाउ द ग्रोथ कर्व। A sigmoid exponential growth curve is found in all living organisms। मैंने बोला ना, एरिथमेटिक ग्रोथ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे आपके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते जाएंगे। तो सेकंड जो कर्व था जियोमेट्रिक वाला, माने आपका सिग्मॉइड कर्व, वो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखाता है। क्लियर? कोई भी सेल ले लो, शुरुआत में वो एक ही सेल होगा, फिर एक में से 2 बनेंगे, 2 में से 4 बनेंगे, फिर अचानक से वो बढ़ता जाएगा। जैसे से उसका लाइफ स्पान खत्म होने को आया, फिर से वो क्या होगा, उसका जो है वो डिक्रीजिंग होगा या तो फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सो सिग्मॉइड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व
is found in all living organisms in a natural environment. A sigmoid growth curve consists the following phase. तो सबसे जो पहला जो स्लो फेज था, क्योंकि एक में से दो बनने में और 512 में से 1024 बनने में जितना टाइम लगेगा उतना ही लगेगा, क्लियर, डबल होने में. तो इनिशियल जो फेज है दैट इज द लेग फेज. तो इनिशियल स्लो ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज बिकॉज द नंबर इज लेस, यहाँ पे नंबर कम है. सेकंड इज एक्सपोनेंशियल फेज. ये रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज, क्योंकि अब एक पर्टिकुलर नंबर आपके पास आ गए बराबर साल के, अब वो धबाधब बढ़ने शुरू हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि अब उसके पास ऑलरेडी नंबर है. अब देखो इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल था. अगर एक ग्लास जो है वो आधा बैक्टीरिया से भरा हुआ है, क्लियर, अब हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है हर 20 मिनट्स में डबल हो जाता है. तो अगर आधा ग्लास जो था वो 1 घंटे में भरा है, तो बाकी का आधा जो है कितने घंटे में भरे वो होगा, फुल होगा. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 1 घंटा या 2 घंटा कहते हैं. एक्चुअली अब उसको सिर्फ 20 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि जितने भी हैं वो सब रिप्रोडक्शन करेंगे और सब डबल बनेंगे, क्लियर. तो उसके पर ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर फेज पे जाके वो स्टेशनरी हो जाएगा, मीन्स स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. तो दैट इज अ स्टेशनरी फेज. तो कंटिन्यूअस स्टेडी ग्रोथ टेक्स प्लेस, क्लियर. कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, सबसे इंपॉर्टेंट पानी, वाटर एज ए वाटर इज अ मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. जो भी हमारा एंजाइम बनता है उसमें मेन तो क्या होता है, पानी ही होता है, क्लियर. तो ये वो लिक्विड है, क्लियर. ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिक एनर्जी, हमने आगे जो रेस्पिरेशन में देखा था कि हमें जो एनर्जी चाहिए उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की. फिर न्यूट्रिएंट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी लेंगे कहाँ से, तो न्यूट्रिएंट से. एंड लाइट एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये जो है वो ग्रोथ के लिए मीन्स कंडीशंस है, क्लियर. देन डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू में जो भी सेल बनाए वो तो एक जैसे ही थे, अब आगे जाके मैच्योरेशन पे वो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट होंगे अपने पर्टिकुलर काम के लिए. तो डिफरेंशिएशन is the specialization of the specific body part for a particular function. For example, meristems and cambium differentiation to form a specific function. Then de-differentiation. अब ये de-differentiation ये है कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो ही ये differentiate होंगे. So it is the process in which cell lose the specialization in function. Clear? And बाकी आता है redifferentiation. Redifferentiation माने अगर आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो खत्म हो गया, क्लियर. तो यहाँ पे क्या होगा, जो डी डिफरेंशिएशन हुआ है माने अब वो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, वो वापस से डिफरेंशिएट में कन्वर्ट होगा और जो जरूरत है उसके मुताबिक काम करेगा. तो रीडिफरेंशिएशन इज द एबिलिटी ऑफ द डी डिफरेंशिएटेड सेल टू बिकम अ स्पेशलाइज्ड सेल्स, क्लियर. सो डिफरेंशिएशन से डी डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन से जरूरत पड़ी तो redifferentiation. So it is the term used to refer to have the various changes occurring in organisms during its life cycles. Plant exhibits plasticity in development. Plasticity का मतलब क्या है, so they follow the different phases to form the different kinds of structures. So it is the collective results of the growth and differentiations. Clear है, जिससे हमें ये प्लांट जो है पूरा ग्रोथ करते दिखता है. अब देखो हमारे बॉडी में भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, जिसकी वजह से हम ग्रोथ करते हैं. प्लांट में भी है, बट प्लांट में जो है उसको हम बोलेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. यहाँ पे जो रेगुलेटर्स वर्ड इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे कोई इनहिबिटर नहीं है या तो कोई एनहांसर नहीं है, क्लियर. ये दोनों तरह से काम करते हैं, तो दे आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. तो दीज आर द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडीज एंड ट्रांसलोकेटेड. वो बनता कहीं पे है फिर ट्रांसलोकेट होता है. ट्रांसलोकेट का मतलब है लोकेशन चेंज करेगा. तो बॉडीज एंड ट्रांसलोकेटेड टू द अनदर पार्ट व्हेन रिक्वायर्स. प्लांट्स ग्रोथ और रेगुलेटर्स कैन बी डिवाइडेड एज फॉलो. सबसे पहला जो प्लांट्स रेगुलेटर्स हमें मिला था दैट इज द ऑक्सिन. सो ऑक्सिन वाज द फर्स्ट आइसोलेटेड बाय F.W. Wang फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल्स ऑफ द ओट सीडलिंग्स, क्लियर. ये सबसे पहला हमें मिला था. सेकंड था जिब्रेलिन. Gibberellin was first recognized by the Kurosawa while studying the bakane, the foolish seedlings. This is in rice. Clear? इस जो एक जापानीज था तो उसने जिब्रेलिन नाम दिया है. So it was the first isolated from the fungal strains
जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्लियर? साइटोकाइनेसिस was crystallized from the kinetin, natural precursors for the cytokinin in zeatin. Clear? Effects of the cytokinins were first discovered through the use of coconut milk. कोकोनट मिल्क में देखो साइटोकाइनिन्स जो है वो हमें कोकोनट मिल्क में सबसे पहली बार देखने को मिलेगा। देन एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, माने ये जो है उसका जो एपिकल ग्रोथ है उसको जो है वो रोक देता है, या तो जो सीड्स जो है जो डॉर्मेंसी में जाते हैं, तो दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द एब्सिसिक एसिड। एंड देन इथिलीन, तो इथिलीन इज द ओनली गैसियस हार्मोन्स, ये एक ऐसा हार्मोन है कि जो गैस फॉर्म में है। आप अगर बाजार में से कच्ची कैरी लाओगे और उसके ऊपर इथिलीन का स्प्रे करोगे तो आप देखोगे कि वो जो है वो बहुत जल्दी से पक जाएगी। क्लियर? क्लियर है? फाइन। सो नाउ वी कम टू द ऑक्सिन। ऑक्सिन कॉजेज द फिनोमिना ऑफ द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ, या तो रूट्स है तो वो नीचे की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। एपिकल डोमिनेंस इज द फिनोमिना इन विच ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, और जब ये बढ़ते हैं तो इसकी गर्थ जो है, उसका जो लेटरल जो ग्रोथ है वो रुका रहेगा। क्लियर? इन अ स्टेम कटिंग इट कॉजेज रूट इनिशिएशंस, इट इंड्यूसेस द पार्थिनोकार्पी एंड प्रिवेंट्स एब्सिशंस ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पी जो है वो भी इंड्यूस करेगा एंड दे प्रिवेंट एब्सेशन ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट्स, मींस फ्रूट्स और लीव्स जो है जो झड़ जाते हैं या तो गिर जाता है उसको भी ये रोकेगा। इंडोल एसिटिक एसिड दैट इज IAA एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड दैट इज IBA आर द नेचुरल ऑक्सीजंस। ये हमारा कैसा है? नेचुरल ऑक्सीजंस है जो हमें नेचर से मिलता है। whereas 2,4-dichlorophenoxyacetic acid that is 2,4-D and naphthalene acetic acid that is NAA, they are the synthetic oxygens जो हमने synthetically बनाया है। 2,4-D is used as a weedicides to kill the broadleaf dicotyledonous weeds, माने हमारे जो मेन क्रॉप के साइड में जो वेजिटेशन आ जाता है उसको मारने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। क्लियर? देन सेकेंड वन इज द जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन्स। तो जिब्रेलिन जो सबसे पहला मिला था उसको हमने नाम दिया था GA3। देखो अभी हमारे पास मोर देन 100 मीन्स अप टू 100 जिब्रेलिन हम अलग अलग तरह से ढूंढ चुके हैं। क्लियर? तो जो सबसे पहला वाला था उसको हमने नाम दिया था GA3। तो GA3 is the most commonly used form. It promotes the bolting, means internode elongations. अब देखो इंटरनोड इलोंगेशन का मतलब ये हुआ कि जो दो नोड्स हैं, है ना, इसके बाद बीच वाला जो पोर्शन है वो अचानक से बढ़ेगा। क्लियर? इन रोजेट प्लांट्स इट इंड्यूसेस द सीड जर्मिनेशंस। ये सीड जर्मिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर सीड जो है वो डॉर्मेंसी में है, अगर इसके ऊपर आप जिब्रेलिन छिड़कोगे तो जो सीड है वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। एंड इट डिलेस सेंसेंसिस, ये भी जो है वो रोकता है किसको? आपके जो पत्ते झड़ जाते हैं या तो सेंटेंसेस होता है इसको ये रोकता है। नाउ वी कम टू द साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस प्रमोट्स द ग्रोथ और लेटरल ब्रांचेस बाय इनहिबिटिंग द एपिकल डोमिनेंस। अब ये क्या करेगा? आपका जो एपिकल डोमिनेंस है मीन्स जो आप वो बढ़ता रहा था लेंथ में, अब ये इसको रोकेगा। क्लियर? एंड इट स्टिमुलेट्स द सेल डिविजन्स, इट डिलेस द सेंसेंसेस इन लीव्स। अब उसकी धीरे धीरे करके गर्थ जो है वो बढ़ना शुरू होगी। क्लियर? इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, देखो इसको हम इनहिबिटर्स, ये जो आगे वाले तीन हैं उसको हम प्रमोटर्स कह सकते हैं। अब ये जो है उसको हम इनहिबिटर्स कह सकते हैं। क्लियर? सो इथिलीन हेल्प्स इन द ब्रेकिंग सीड्स एंड बर्ड डोरमेंसी। क्लियर? ये सीड और बर्ड की जो डोरमेंसी है, माने वो जो ग्रोथ रुका पड़ा था इसको वो फिर से शुरू कर सकता है। इट प्रमोट्स द सेंसेंसेस एंड एब्सिशंस ऑफ लीव्स, इट हेल्प्स इन द फ्रूट रिपनिंग। जो कोई भी फ्रूट है उसको अगर आपको जल्दी से पकवाना है बराबर, तो इसके ऊपर आप इथिलीन छिड़क दो तो वो क्या करेगा? वो रिपनिंग फास्ट हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर? इट प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशंस। क्लियर? रूट के ऊपर जो रूट हेयर होता है ना, उसके फॉर्मेशन में भी इथिलीन बहुत काम की चीज है। क्लियर? नाउ एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का काम है सीड को डॉर्मेंसी में रखने का। तो इट इनहिबिट्स द सीड जर्मिनेशन, ये सीड जर्मिनेशन को रोकता है। क्लियर? और इसीलिए हम लंबे समय तक सीड्स को स्टोर कर सकते हैं। इट स्टिमुलेट्स द स्टोमेटल क्लोजर्स ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस कंडीशंस। वो क्या करेगा? स्टोमेटा जो है उसको बंद कर देगा जब, क्योंकि इससे क्या होगा? जो वाटरलेस
जो आपका वाटर लॉस है वो कम हो जाए। इट हेल्प्स प्लांट टू टॉलरेट डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशंस। तो इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं, एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो बहुत सारी स्ट्रेस वाली कंडीशंस है उससे प्लांट को बचाता है। क्लियर? इट फैक्ट्स एक्ट्स एज ए एंटोगनिस्ट टू द जिब्रेलिन्स। मीन जिब्रेलिन की जो इफेक्ट है इसके बिल्कुल उल्टी एब्सिसिक एसिड की असर है। क्लियर? तो एब्सिसिक एसिड को अगर हमें नलीफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिब्रेलिन को लाना पड़ेगा। क्लियर? ना फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म का मतलब ये होता है कि प्लांट को कितने समय तक, है ना, आपको सनलाइट मिल रही है। अब देखो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि जो ज्यादा सनलाइट होगी तो उसके लिए अच्छा है, कितने ऐसे होंगे जो विंटर में आएंगे तो उसको शॉर्ट डे चाहिए क्योंकि उसको इतनी ज्यादा लाइट नहीं चाहिए। क्लियर? तो इसके हिसाब से हमारे पास है शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोटोपीरियोडिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन ऑफ द लाइट। कितने समय तक उसको लाइट मिल रही है वो बात बता रहा है। बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए शॉर्ट डे प्लांट्स। अब देखो शॉर्ट डे प्लांट्स हमें पता है कि आपको कब देखने को मिलेंगे? विंटर में। तो क्राइसेंथम इज द वन ऑफ देम। लॉन्ग डे प्लांट्स जो है बराबर, रेडिश इज द एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल टोमेटो इज द डे न्यूट्रल प्लांट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लंबा है या मीन्स ज्यादा डे लाइट मिल रही है या तो कम ले रही है। नाउ लास्ट थिंग इज द वर्नलाइजेशन। देखो बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं कि जिसको ग्रो करने के लिए लोएस्ट टेम्परेचर मीन्स लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अब देखो नेचर में ऐसे लो टेम्परेचर वाले दिन बहुत कम आते हैं, जैसे हमारे जैसे ट्रॉपिकल एरिया में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे? सीड्स जो है उसको पहले से रेफ्रिजरेटर में ठंडा कर देंगे और बाद में उसको सोइंग करेंगे तो जर्मिनेशन फास्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। तो इट इज द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग अर्ली फ्लावरिंग प्लांट्स by pre-treatment of the seed with a low temperature. The example includes wheat, barley, etc.